नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी सीटेट 2024, सीटेट जुलाई 2024 से CDP की क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा होता है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु, ठीक है, के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है किस चीजों से? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था है जन्म से लगभग 2 वर्ष, तो उस दौरान बच्चा अपने इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? बच्चा अपने इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। ठीक है, क्या करता है बच्चा इस समय? ये अवस्था एकदम संवेदी पेशी अवस्था होती है, तो बच्चा अपने इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे कठिन, सबसे जटिल समाजीकरण अगर होता है तो किशोरावस्था के दौरान होता है। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान होता है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण। ठीक है, तो किशोरावस्था के दौरान जो है, इस अवस्था में क्या क्या होता है कि मैत्री भावना का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, अपने समूह के प्रति भक्ति का विकास होता है और सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास होता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को क्या माना जाता है? स्थिर संरचना माना जाता है। क्या? आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनी व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? तो सीखने का वो जो सिद्धांत केवल अवलोकनी व्यवहार पर आधारित है, वो व्यवहारवादी सिद्धांत है। कौन सा? आपका ये व्यवहारवादी सिद्धांत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो देखिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए क्या सही नहीं है, इस ऑप्शन के अनुसार हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला आता है कि यह हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। देखिए, जो पहला है, यह हमेशा सफल होते हैं, यही आपका सही नहीं होगा, लेकिन उत्तर यही सही होगा। क्या हो जाएगा कि अंदर से, आंतरिक रूप से बच्चा मोटिवेट होता है, तो उस क्या क्या उसके साथ होता है भैया, ये देख लो। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, बिल्कुल। अगर आंतरिक रूप से मोटिवेट है, अभिप्रेरित है, तो उसे अपने कार्य को करने में बहुत आनंद आएगा, कार्य करने में रुचि होगी पहले से ही, अंदर से ही, और उसे चीजों को करने में पसंद, मतलब वो पसंद करेगा चीजों को करने में, और वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए, बोला है कि बच्चों के लिए सही नहीं है, तो पहला ही होगा कि यह हमेशा सफल होते हैं। तो यह जरूरी नहीं होता कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा हमेशा सफल ही हो, यह सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। अगर इस बात को समझेंगे तो देखिए, पहले तो हम पूरा पढ़ेंगे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ठीक है, दूसरा आता है कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सही है। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक है, नियम कैसे काम करते हैं इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो देखिए, जो विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना,
ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएगा कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? कोई टीचर है, वो अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? मतलब कि टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी रचनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। तो देखिए ये जो ऑप्शन तीसरा है कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग कर देना, ये तो गलत बात है कि 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 4 बच्चों को बोलो नहीं भैया तुम जाओ अच्छे से पढ़ना है, तुम्हें अलग से जाओ पढ़ो, तुम अपना याद करो, ध्यान दो। तो ये तो गलत बात है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कि सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये तो आपका आएगा पढ़ते समय। अगर वर्तनी में कठिनाई हो रही है तो वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो देखिए ऑप्शन चौथा आपका सही होता है कि पढ़ते समय छोटे शिक्षार्थियों को कौन सी कठिनाई नहीं होती है, तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई होती है तो यह बिल्कुल उससे संबंधित हो जाएगा पठन कार्य से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है शिक्षार्थियों का आत्म नियम किसकी ओर संकेत करता है? आत्म नियम, पहले तो आप शब्दों को पकड़ा करिए, पहले एक शब्द पकड़ लिए आत्म नियम, अब आगे पढ़ेंगे। स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, या फिर विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है कि अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, ठीक है, क्या हो जाएगा आत्म नियम की ओर संकेत, कि वह खुद सीखता है, खुद पर्यवेक्षण करने की उसके अंदर योग्यता दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, रचनावाद क्या है? रचनावाद क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो रचनावाद में ऑप्शन चौथा ही सही होगा कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, या फिर पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो देखिए सृजनात्मक शिक्षार्थी का अर्थ ये नहीं होगा कि वो बहुत बुद्धिमान है या फिर परीक्षा में बार बार अच्छे अंक लाता है, बल्कि इसका उत्तर होगा कि पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान, मतलब कि आगे पीछे जितनी भी उसके सामने चिंता आती है तो हर चिंता हर समस्या का समाधान वो अच्छी तरीके से कर ले जाए, वही सृजनात्मक शिक्षार्थी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएगा कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणा बौद्धिक विकास से संबंधित है। ठीक है, किसी चीज को सोचने समझने और की योग्यता होगी, ये बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस समय भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थी मतलब एक एक बच्चा किन चीजों में भिन्न होगा
दूसरे बच्चे से। तो बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से, विकास के सामान्य क्षमता से, विकास क्रम, विकास की दर। ठीक है। प्रत्येक बच्चा विकास की दर में विभिन्नता दर्शाता है। ठीक है, कि हर बच्चा एक समान नहीं होता है, सबके विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन, अब प्रश्न का हम ऑप्शन पढ़ेंगे फिर क्लियर होगा कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, ये भी गलत है आपका। लेकिन यह सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन एकदम सही होगा, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है शारीरिक विकास। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है कि विकास खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। विकास नाम का लड़का है, खिलौने लेता है तो उसे तोड़ता है उसके पुर्जों को देखने के लिए, मतलब उसके खिलौने के तोड़ के उसके अंदर की चीजों को देखने के लिए उन्हें एकदम अलग अलग कर देता है तोड़ के। तो उस दौरान आप क्या करेंगे? अगर आप एक टीचर हैं या जो भी हैं, तो आप उस समय क्या करेंगे? उसे समझाएंगे कि खिलौने को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, विकास को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। देखिए ये सारी चीजें एकदम निगेटिव बोल रही हैं, लेकिन चौथा लगता है सही होगा कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन चौथा ही सही हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो देखिए शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो विद्यार्थी या शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। आपका देखिए ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, मतलब कि कोई दो शिक्षार्थी हैं, वह अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभा में एक समान नहीं होगा, वह एक तरीके का उसके अंदर गुण नहीं होगा। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, उसकी विकास की दर भिन्न है, प्रत्येक आदमी अलग होता है, उसके पास अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, योग्यता होती हैं। वही चीज यह प्रश्न कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आएगा कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किसे संबोधित कर रहा है? कि बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, सही हो सकता है, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल, पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होता है, यह कहाँ की बात है भाई? तो यह किसको दर्शा रहा है? कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है,
चलिए, अगला प्रश्न आता है कि संजना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह किसकी ओर संकेत करता है? देखिए, कोई टीचर है वो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ जो भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किसकी ओर संकेत करता है? देखिए, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। अगर देखिए बात करेंगे सीखने का आकलन, तो यही उत्तर होगा, क्योंकि हमने क्या क्या सीखा, क्षेत्र भ्रमण पर हमने क्या क्या सीखा, उसका अब हम क्या करेंगे, उसका अब हम आकलन करेंगे। तो यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, मानव विकास कुछ विशेष क्षेत्रों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, निरंतरता ये तो है, समान से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, आनुक्रमिकता। तो देखिए, प्रतिवर्ती ये आपका कोई मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, निरंतरता है, सामान्य से विशिष्ट है, अनुक्रमिकता है, लेकिन प्रतिवर्ती यह नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश डैश, किसमें निःशक्त बच्चों का शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्त विद्यालयों, नियमित विद्यालयों, विशेष विद्यालय। देखिए, ये आपका नियमित विद्यालय ही आपका सही होगा कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों का शैक्षिक अवसर अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना उस वातावरण में प्रभावी नहीं होता। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। तो देखिए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यही आपका सीखने के बारे में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएगा कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का अर्थ अगर हम सही सही देखेंगे तो सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना ही एकदम सही उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आता है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तीसरा, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। चौथा है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा कि नई जानकारी को पिछली जानकारी से जोड़कर जानकारी को समृद्ध सुदृढ़ बनाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षक एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, या फिर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए
बात करेंगे हम अगले प्रश्न की कि शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, या फिर अधिक से अधिक पाठ्य सागामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, या फिर शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। देखिए क्या कह रहा है कि समूह कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतः क्रिया करने। तो इसका अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है अगर इसकी बात करेंगे तो दत्त कार्य है, मौखिक कार्य, मौखिक प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी और खेल है, लेकिन सत्र परीक्षा ये आपका सही उत्तर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आता है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? तो देखिए समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठकों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, या फिर विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो देखिए इसका उत्तर आपका होगा कि समुचित उपचारात्मक कार्य आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास होती है आपकी यही समाप्त। आशा करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।